हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें कुछ डिफरेंसेस देखे थे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परासरण। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत जाना हुआ भी टॉपिक है। अगर मैं कोई एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑस्मोसिस क्या एक प्रोसेस है, तो ऑस्मोसिस समझने से पहले एक मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। मेम्ब्रेन कौन सी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हिंदी में इसे हम देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन इसका अगर देखते हैं तो बोला जाता है अर्धपरागम्य झिल्ली। अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक है। थोड़ा अजीब सा जरूर नाम है लेकिन यही है नाम। अर्धपरागम्य झिल्ली या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से जैसा आपने देखा फिल्ट्रेशन छन्नी, अब देखते हैं चाय की छन्नी, जब भी हम उसमें चाय डालते हैं बनाने के बाद, जब भी हम उसमें चाय डालते हैं बनाने के बाद तो क्या होता है कि उसमें से केवल लिक्विड जो रहता है वो बाहर निकल जाता है और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं जैसे कि चाय पत्ती, अदरक, ये सारी चीजें ऊपर ही सेपरेट हो जाती है। तो इसी तरीके से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो एक टाइप से फिल्ट्रेशन का ही काम करती है, लेकिन इतने बड़े पार्टिकल्स का नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का। अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर के पार्टिकल्स, तो हो सकता है कि वाटर के बहुत छोटे पार्टिकल्स कोई उसके थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्याज में जो झिल्ली होती है, प्याज जब हम काटते हैं तो व्हाइट कलर की लेयर निकलती है उसमें से, उसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो परफेक्ट एग्जांपल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम किस आती है, क्यों मैं ये समझा रहा हूँ, तो उसका सीधा रिलेशन है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक बार मैं हिंदी में डेफिनेशन इसकी पढ़ के बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑस्मोसिस की प्रोसेस ज्यादा सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होने वाला विलय के अणुओं के स्वतः प्रवाह की घटना, जिसमें से पूरे विलयन का सांद्रण एक समान हो जाए, विसरण कहलाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ज्यादा सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होने वाला विलय के अणुओं के स्वतः प्रवाह की घटना, जिससे पूरे विलयन का सांद्रण एक समान हो जाए, विसरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने, दो चीजों की बात की है, ज्यादा सांद्र विलयन और कम सांद्र विलयन, मतलब हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या, देखो इतना सब कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, किशमिश देखी होगी। किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अगर मैं रात भर उसको छोड़ देता हूँ तो वो किशमिश फूलने लग जाती है। अब फूल क्यों जाती है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि वहां पर जो आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स में एंटर कर गए, ठीक है, जिसकी वजह से उसका शेप जो हो रहा है वो हमें डिफरेंट दिख रहा है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें कैसे अंदर चले गए, तो जो किशमिश की बाहरी लेयर होती है वो किसका काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। वो किसका काम करती है? अर्धपरागम्य झिल्ली का, जिससे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि लो कंसंट्रेशन में थे अब अंदर गए। अंदर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। कैसे? देखो, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं क्या होता है। हाई कंसंट्रेशन को आप ऐसा भी मान सकते हो बहुत ज्यादा डेंस मीडियम, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस मीडियम मतलब कि अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर लो कंसंट्रेशन है, जहां पर स्पेस ज्यादा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। अगर मैं जगह की बात कर रहा हूं तो जगह ज्यादा है लेकिन यहाँ पर मौजूद जो अणु है उनकी संख्या क्या है? कम है। सेकंड में बात करता हूं पानी की, तो ये एयर के कंपैरिजन में पानी में क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, अणु की संख्याएं जो होती हैं वो ज्यादा होती है और स्पेस कम होती है। तो आप समझ सकते हो कि लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। लो कंसंट्रेशन में मीडियम फ्री रहता है, माध्यम जो रहता है वो क्या रहता है? फ्री रहता है। वही हम हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा जगह नहीं होती, वहां पर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं या फिर स्पेस वहां पर बहुत कम रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं?
हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन। अब पानी की अगर मैं बात करता हूँ और किशमिश के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, इन दोनों की बात करता हूँ, तो हाई कंसंट्रेशन कौन हुआ? किशमिश। किशमिश के अंदर जो मटेरियल है वो क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि वहां पर स्पेस काफी ज्यादा कम है, वाटर में स्पेस काफी ज्यादा है। तो क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रेवल करने लग जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करना स्टार्ट करें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अच्छा, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर नाम क्यों लिया गया? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर ही जाने देगी। हाई कंसंट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका वेट, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू पास नहीं हो पाते, इसलिए इनका जो ट्रेवल होता है वो एक ही टाइप से, एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ से ही यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं आ सकते। अब मुझे ये बताओ, ये कब तक चलता है ट्रेवल? ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ट्रेवल कब तक चलता है, तो ये तब तक चलता है जब तक लो कंसंट्रेशन से इतने मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में चले जाएं जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। आया समझ में? सिंपल सा एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या एग्जांपल लें? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक मेम्ब्रेन से मैं क्या करता हूं, उसको सेपरेट करता हूं। दो सॉल्यूशंस हैं, यहां पर है वाटर प्लस शुगर, और यहां पर क्या सॉल्यूशन है? सिर्फ और सिर्फ वाटर का। ठीक है, दोनों को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया है? दोनों को सेपरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर पानी और शक्कर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। मुझे बताओ लो कंसंट्रेशन कौन है और हाई कंसंट्रेशन कौन है? तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि यहाँ पर शुगर भी एडेड है। ये वाला लो कंसंट्रेशन है, क्यों लो कंसंट्रेशन है? क्योंकि यहाँ पर शुगर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी है, वाटर है। अब देखो, वाटर और शुगर यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, ये हो गई हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सेमी परमेबल, बहुत बड़ी स्पेलिंग है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्धगम्य झिल्ली, सॉरी अर्धपरागम्य झिल्ली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने इसको सेपरेट किया, वाटर प्लस शुगर, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, वाटर प्लस शुगर और यहाँ पर वाटर। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला आपको कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं। लो कंसंट्रेशन ये हो गया, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ये हो गया। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे? ट्रेवल करने लगे। सारे मॉलिक्यूल्स कहां जाने लगेंगे? ऊपर जाने लगेंगे। ठीक है, और कब तक जाएंगे? जब तक इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएंगे। ठीक है, जब एक ऐसा मीडियम आ जाएगा कि दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम हो जाए, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब जाकर यहाँ पर क्या होगा? हम ऐसा बोल सकते हैं, तब जाकर यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप होगी, जब दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस कब स्टॉप हो सकती है? जब हमें दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, मतलब ना कोई हाई रहे ना कोई लो रहे। अगर हाई और लो दोनों मीडियम्स को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया और अर्धपरागम्य झिल्ली से मैं इनको क्या कर रहा हूँ? विभाजित कर रहा हूँ, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली कहां से कहां जाएंगे? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन लगाता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया। पिस्टन किस लिए लगाया? प्रेशर अप्लाई करने के लिए। पिस्टन लगाते हैं हम इसलिए कि प्रेशर अप्लाई किया जा सके। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक पिस्टन लगाता हूं, प्रेशर अप्लाई करता हूं। प्रेशर में लगाता हूं जिससे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। एक ऐसा दाब जो कि परासरण की जो प्रक्रिया है उसको रोक दे, उस दाब को बोला जाता है परासरण दाब। परासरण दाब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ में? परासरण दाब, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, परासरण दाब ही बोलते हैं। हाँ,
परासरण दाब भी बोला जाता है। देखो, एक ऐसा प्रेशर जिसको अप्लाई करने से ऑस्मोसिस की प्रोसेस पूरी तरीके से रुक जाए उसे हम बोलते हैं क्या? परासरण दाब, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देगा उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ऑस्मोसिस की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी की जस्ट अपोजिट होती है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होती है? जिसमें देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछा जाता है, तो मैं कुछ एक डिफरेंस आपको बता देता हूं अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट हो जाए। ज्यादा सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की तरफ अगर अणु प्रवाहित होने लग गए या फिर जाने लग गए, तो गमन होने लग गया उनका, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोला जाता है विसरण। परासरण ये हो गया ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और ये हो गया विसरण, विसरण जिसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है, इसको यू कर लेना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस हो गया और डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन में मैंने आपको क्या बोला कि जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। ऑस्मोसिस में हमने देखा कि सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। किसकी वजह, किसके थ्रू जा रहे हैं? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कभी भी मॉलिक्यूल्स लो से हाई नहीं जाते, कहां जाते हैं? हाई टू लो। ठीक है, ऑस्मोसिस के अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो ऑस्मोसिस का एग्जांपल क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ किसमिस को क्या बोला जाता है? रेजिन। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ रेजिन, किसमिस का फूलना पानी में, वो हो गया ऑस्मोसिस का एग्जांपल। डिफ्यूजन का क्या एग्जांपल होगा? तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सिंपली क्या हो कि कोई भी एक ऐसा, देखो डिफ्यूजन पहले अच्छे से समझ लो। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स को जाना रहता है, लेकिन उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी डिफ्यूजन में, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कभी भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कैसे ट्रेवल करे? तो डिफ्यूजन में क्या होता है? कभी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की या फिर किसी अदर मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ऑस्मोसिस में इस मेम्ब्रेन, अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंडेटरी है, जबकि यहाँ पर क्या है? जरूरी नहीं है। और सेकंड चीज में ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर वो भी नहीं है, मतलब यूज भी नहीं किया जाता। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर कोई अदर मेम्ब्रेन होती ही नहीं। ठीक है, अब डिफ्यूजन का हम एग्जांपल लेते हैं। तो साइकिल की हवा देखा है, साइकिल के टायर में हवा भरी होती है। ठीक है, अगर मैं उसमें कोई होल कर देता हूँ या फिर जो उसका आउटलेट पॉइंट रहता है उसको मैं खोल देता हूँ, तो हवा कहाँ से कहाँ आने लगती है? टायर में से बाहर आने लगती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन का। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में भी आएगा। देखो टायर के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ पूरा एनवायरनमेंट क्लोज है, टायर पूरा क्लोज्ड है, तो उसके अंदर हवा भरी हुई है और स्पेस के कंपैरिजन में हवा काफी ज्यादा भरी हुई है। और एयर की अगर मैं बात करता हूँ तो एयर में क्या है? हवा तो है लेकिन यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा है, इसलिए ये वाला क्या हो गया? एयर क्या हो गया हमारा? लो कंसंट्रेशन। और टायर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने क्या बोल दिया? हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसेस ज्यादा है स्पेस के कंपैरिजन में। ठीक है, जगह के मुकाबले अगर हम वहां पर अणुओं की संख्या देख रहे हैं तो वहां पर ज्यादा है, गैसों की संख्या ज्यादा है। तो जैसे ही मैं उसको खोलता हूं तो हाई कंसंट्रेशन से पूरा कहां चला जाता है? लो कंसंट्रेशन में। उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंसेस पढ़ना। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, नहीं सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर में भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंसेस, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में डिफरेंस पढ़ लेना। ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड एक टॉपिक बचा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब आप समझो, हमने लिंक पढ़ी थी, लिंक क्या थी? एक बार मैं वापस से लिंक जोड़ रहा हूं। वाटर के मॉलिक्यूल्स शुगर में जा रहे थे, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे थे, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये हो गया ऑस्मोसिस। मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से सारे मॉलिक्यूल्स वापस नीचे आ गए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस पूरे तरीके से रुक गई। उसको हमने क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि क्या कर देगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है। परासरण दाब एक ऐसा दाब होता है जो कि परासरण को रोक देगा, परासरण की प्रक्रिया को रोक देगा, उसे हम बोलेंगे परासरण दाब। अब दाब के लगाने से एक बार मैं वो परासरण दाब के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है उसकी मैं प्रोसेस पढ़ता हूँ, उसको देखना। यह देखा गया है कि यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात विलायक के कण विलयन से निकलकर गमन करने लगते हैं। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ये तो क्या ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये मैं ऐसे जरूर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल समझाना है। आप अपनी कॉपी में एक वेल अरेंज्ड मैनर में लिख लेना, परीक्षा बोध भी है, बुक भी होगी आपके पास, तो उससे आप लिख लेना। अगर कोई डेफिनेशन ऐसी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई डेफिनेशन ऐसी है, क्योंकि 12th बोर्ड है, हमें बुक की डेफिनेशन से याद पूरे तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई डेफिनेशन ऐसी लग रही जो कि सही नहीं लग रही या फिर अच्छी नहीं लग रही, याद नहीं हो रही है, सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसकी एक परफेक्ट सिंपल डेफिनेशन भेज दूंगा, ठीक है, जिससे वो याद भी जल्दी हो जाएगी और आसानी रहेगी इसको याद करने में। परासरण और रिवर्स, रिवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम ही बोला जाता है, प्रतिलोम, हाँ प्रतिलोम परासरण, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, यहाँ तक लिंक बनी हुई थी हमारी, तो हमने एक प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस थी वो पूरे तरीके से रुक गई, ठीक है। अब मैं प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, जिससे क्या हो, यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो ऊपर जा रहे थे उसकी जगह पर ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आने लग जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑस्मोसिस में लो टू हाई जा रहे थे, लेकिन मैं इतना प्रेशर अप्लाई करता हूं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो रुके, लेकिन उसके बाद थोड़ा और प्रेशर बढ़ाकर प्रेशर की वैल्यू ऐसी कर देता हूं जिससे कि क्या हो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करने लगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। प्रतिलोम परासरण इसको बोलेंगे जब हम दाब की वैल्यू परासरण दाब से भी अधिक कर दें, जिससे यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा सांद्रता वाले विलयन से अणु कहाँ गमन करने लग जाए, कम सांद्रता वाले विलयन में, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब प्रतिलोम परासरण, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब आपको लगेगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो काफी ज्यादा अंतर है। मैंने आपको बोला है कि हाई टू लो तो जा रहे हैं वो, लेकिन किसके थ्रू जा रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके बीच में। आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे कल हम एक पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की एक मेथड होती है, परासरण दाब निकालने की एक प्रक्रिया होती है जिसे बर्कले हार्टले प्रोसेस कहा जाता है, बर्कले हार्टले प्रक्रिया कहा जाता है। कल हम उसका डायग्राम देखेंगे और उसको समझेंगे। कल लास्ट हो जाएगा ये